नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10वीं के दूसरी इकाई की चौथी कविता छापा देखने वाले हैं, जिसके कवि है ओम प्रकाश आदित्य जी। इनका परिचय देखते हैं। इनका जन्म हुआ है 1936 गुरुग्राम हरियाणा में, जिसे आज गुड़गांव भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु हुई है 2009 भोपाल मध्य प्रदेश में। ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। ओम प्रकाश आदित्य जी वाचिक परंपरा यानी साहित्य के लेखन परंपरा के हास्य व्यंग के शिखर पुरुष महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। हास्य व्यंग ये जो प्रकार है, इस प्रकार में ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, महत्वपूर्ण साहित्यिक है। साथ साथ छंद शास्त्र क्या होता है? काव्य जिसके कुछ गिने चुने शब्द और जिसका अर्थ, इसके बारे में जो शास्त्र होता है, इसकी रचना के बारे में जो शास्त्र होता है, उसे छंद शास्त्र कहते हैं। तो यहाँ इसके छंद शास्त्र तथा यानी काव्य की गहनतम संवेदना के, गहनतम यानी गहराई से पढ़ने वाले, अभ्यास करने वाले, पारखी पहचान करने वाले ये साहित्यिक थे। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग्य के पुरोधा थे। पुरोधा यानी प्रमुख, अग्रगण्य, कप्तान, अगुआ, नेता, कई सारे पर्यायवाची शब्द है पुरोधा के। तो ये कवि सम्मेलनों में अग्रणी थे, मुख्य व्यक्ति थे, नेता थे, कप्तान थे। तो हम इसे क्या कहेंगे? प्रमुख थे। इनकी प्रमुख कृतियां देखिए, इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गोरी बेटी छत पर। इनके काव्य संग्रह ये है और इनके नाम से ही पता चलता है कि ये हास्य व्यंग्यात्मक होंगे। पद्य संबंधी, इस कविता में क्या आता है ये हमें पद्य संबंधी से पता चलता है। प्रस्तुत हास्य व्यंग कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वाले की कार्य प्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। इस कविता में हमें पता चलता है कि आम आदमी यानी सामान्य व्यक्ति, उसके घर अगर छापा मारने के लिए आयकर विभाग के लोग आए तो उसकी क्या परिस्थिति होती है, और इस कविता के माध्यम से उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति की आर्थिक परिस्थिति का वर्णन किया है। इतना ही नहीं, तो ये आयकर विभाग वाले किस तरह से जांच पड़ताल करते हैं, किस तरह से छापा मारते हैं, उसका भी वर्णन इस कविता में आया है। और ये बड़ा ही व्यंग्यात्मक पद्धति से हमारे सामने इन्होंने रखा है। हास्य व्यंग्यात्मक पद्धति से हमारे सामने रखते हुए ये कविता में ये वर्णन करते हैं। अब देखते हैं छापा ये कविता। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे, बोले सोना कहाँ है। अब मेरे घर छापा पड़ा आयकर विभाग के लोग जो आए हैं छापा डालने के लिए। छोटा नहीं बहुत बड़ा, वो छोटा नहीं था, बहुत बड़ा छापा था। और वे आए, घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। वो आयकर विभाग वाले लोग आए, मेरे घर में घुसे और पूछा सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। अब सोना शब्द के दो अर्थ यहाँ आए हैं कि ये कहते हैं सोना यानी सुवर्ण कहा है, और ये कवि कहते हैं कि सोना यानी नींद। मेरे इतनी चिंताएं हैं, इतनी समस्याएं हैं कि रात को मुझे नींद नहीं आती। ये कहते हैं सोना तो मेरी आंखों में है। कवि उत्तर देते हैं कई रात से मैं सोया नहीं हूँ, कई रातों से मेरी विवंचना के कारणवश मैं सोया ही नहीं हूँ। मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण। वे रोश में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं। वो रोश में यानी क्रोध में आकर उन्होंने बोला कि स्वर्ण दो स्वर्ण यानी सोना, धातु जो बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं। और इन्होंने जोश में आकर कहे कि सुवर्ण तो मेरे काव्य में है। सुवर्ण यानी हम कहते हैं ना सुवर्णाक्षर, यानी बहुत खूबसूरत अक्षर, सुंदर हस्ताक्षर। तो ये सुवर्ण तो मेरे काव्य में है, उसे मैं कैसे दे दूं। वे झुंझला कर बोले तुम समझे नहीं।
झुंझलाकर यानी चिढ़कर बोले कि तुम समझे नहीं, हमने तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए, हमें तुम्हारा अनधिकृत से रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। अनधिकृत यानी गैर कानूनी, अर्जित यानी कमाया हुआ, अर्थ यानी पैसा। तो ये लोग कहते हैं कि हमें तुम्हारा गैर कानूनी तौर से कमाया हुआ पैसा हमें चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है। यहाँ अर्थ के भी दो अर्थ आए हैं, अर्थ यानी पैसा और अर्थ यानी शब्दशः अर्थ। ये कहते पैसा कहाँ है, हमें वो चाहिए। ये कहते हैं अर्थ तो मेरी कविता में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो, आपको अगर मिल सकता है तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? अब उन्होंने कहा, सोना नहीं तो चांदी दो, चांदी होगी तुम्हारे पास। मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। तो कवि ने भी उत्तर दिया कि भाई मेरी उम्र हो चली है, मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बालों में चांदी आना यानी बाल सफ़ेद होना, तो मेरे बालों में धीरे धीरे चांदी आ रही है। तो वे उद्भ्रांत होकर बोले, उद्भ्रांत होना, हैरान होना, उद्विग्न होना, इनके ऐसे अलग अलग उत्तरों से बड़े ही बेतुके ढंग से दिए हुए उत्तरों से ये बहुत ही हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि भाई यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? तो भाई हमें ये नहीं चाहिए, हमें अर्थ नहीं चाहिए, हमें ये जो अक्षर नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा जो स्वर्णाक्षर है वो नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे आंखों की नींद के बारे में हम नहीं पूछ रहे हैं, हमें नोट चाहिए, नोट, पैसा चाहिए। तो ये कहते परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। तो ये कहते हैं नोट। अब इन्होंने नोट का भी दूसरा अर्थ कि जो हम परीक्षा से पहले निकालते हैं ना, वो नोट कहाँ है? तो परीक्षा से पहले 1 महीना तैयार करूँगा। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे गरज कर बोले, बहुत तेज स्वर से बोले कि हमें आपकी मुद्रा चाहिए। मुद्रा यानी क्या? रुपया, चलन। तो ये कहते हैं कि लरज कर बोलते हैं यानी काँप कर, ये गरज रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। तो ये काँप कर भयभीत होकर इन्होंने कहा, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। मुद्राएं यानी भाव भावनाएं, मेरे मुख पर, उसे भी मुद्रा कहते हैं, अलग अलग भाव भावनाओं को भी मुद्रा कहते हैं। मेरे मुख पर आप मुद्राएं देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। अब उन्हें लगा कि इन्होंने जरूर कुछ न कुछ छुपा के रखा है और उन्होंने सोचकर जो है शयन कक्ष में, बेडरूम में घुस गए। वहाँ के तकिए नोचने लगे, फाड़ने लगे। उन्हें लगा कि तकियों में इन्होंने पैसा छुपा कर रखा है। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पिपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। उन्होंने शयन कक्ष के तकिए को नोच डाला। उन्होंने रसोई घर में पिपियाँ यानी टीन के छोटे छोटे डिब्बे और कनस्तर यानी टीन के बड़े डिब्बे, तो पिपियों को टटोल डाला। यहाँ तक कि पैसे जमा करने का जो मिट्टी का बर्तन जिसे हम गुल्लक कहते हैं, उस गुल्लक तक को उन्होंने देख डाला, लेकिन कहीं भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ना रुपया, ना पैसा, ना सोना, ना चांदी, सिर्फ एक खाली तत्व उन्हें मिला, सिर्फ खालीपन मिला। अब ऐसे कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। शून्य ब्रह्मांड, बिल्कुल खालीपन। देखकर मेरे घर ऐसा अरण्यकांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। अरण्यकांड, जब अरण्य में आग लग जाती है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। यहाँ आयकर वाले आ गए और इस घर को भी उन्होंने बहुत ही बिखेर कर रख दिया और मानो अरण्यकांड उस घर में हुआ हो। सारे रसोई घर की पिपियों को टटोल डाला, तकिए नोच डाले, बच्चों की गुल्लक तक फोड़ डाली। ये सब देखा और उन्होंने लगा कि अरे हमें मिला तो कुछ भी नहीं, उल्टा यहाँ हमने सब कुछ बिखरा के रख दिया। और फिर उनका चेहरा जो है बहुत मुरझा गया, खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। 20 सूची हृदय में कि उनके हृदय में अनेक शंका कुशंकाएं आती है
उनके हृदय में जहाँ वो छापा डालने के लिए जाते हैं, तो वहाँ जाते वक्त उनके हृदय में एक ही बात होती है कि इस घर में कहाँ से और कैसे पैसा निकालना है, कैसे धन को हमें खोजना है, कहाँ कहाँ ढूंढना है। इसे कहा है कि इनकी ये जो अच्छी तरह से प्लानिंग होती है उसे 20 सूची हृदय कहा गया है। और रौद्र की जगह करुण रस समा गया, कि ये जो है गुस्से की जगह बहुत जो है करुण रस यानी दया उन्हें आ गई। रौद्र यानी क्रोध की जगह जो उन्हें करुण रस, करुण यानी दया उन्हें आ गई। वे बोले क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दी, अब कुछ भी नहीं मिला। तो ये पछताने लगे और कहा कि क्षमा कीजिए, हमें तो किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। अब वे बार बार पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। तो कवि ने उन्हें रोक लिया और कहा कि रुकिए, ठहरिए, सिर मत धुनिए। सिर धुनना यानी पश्चाताप करना, कि पश्चाताप मत करिए, मेरी एक बात सुनिए। आप, मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते, अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। ये कहते हैं कि भाई मेरे घर में अगर बहुत कुछ धन होता तो आप क्या करते, वो धन लेकर चले जाते। लेकिन अब मेरे घर में धन ही नहीं है, मैं निर्धन हूँ, तो अब मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। ले जाने का तो आपका रवैया है, आपका नियम है, लेकिन अब मुझे अगर कुछ नहीं मिला है तो आप मुझे कुछ दे जाइए। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे है उन्हें आप निकलवा लेते हैं, कि जिनके घर में सोने चांदी के पलंग है उन्हें तो आप निकाल लेते हैं, और उन्हें बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। और ये बात तो बहुत अच्छी है, जिन्होंने गैरकानूनी तौर पर गैरकानूनी ढंग से अगर कुछ कमाया है, रुपया पैसा कमाया है, तो वो निकालना ही चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप निकाल लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। लेकिन जहाँ आप गलती से जाते हैं, जिनके घर में आपको कुछ भी नहीं मिलता है, तो उनके घर आप कम से कम एक तख्त, लकड़ी का जो बैठने का साधन होता है, चौकी होती है, उसे तख्त कहा है, तो उनके घर में एक लकड़ी का तख्ता तो डाल दीजिए। यहाँ पे हमारी कविता समाप्त होती है। यहाँ आयकर विभाग के छापे का जो तरीका है वो बताया है, वो किस तरह से पूछताछ करते हैं, वो किस तरह से घर में ढूंढते हैं पैसे को, कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, इसका सबका वर्णन आया है। और एक सामान्य व्यक्ति एक कवि के रूप में हमारा प्रतिनिधित्व करता है सामान्य आम व्यक्ति का, कि जिसके घर में कुछ भी नहीं है, उसके पास सिर्फ चिंताएं हैं और चिंताओं की वजह से उसे नींद भी नहीं आती। तो ऐसा सामान्य व्यक्ति जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो किस तरह से अपने घर में रहता है, उसके पास किस तरह से हर जगह खालीपन मिलता है, ये इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें समझाने का प्रयास किया है। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता चौथी छापा। तो ये वीडियो यहाँ मैं समाप्त करती हूँ। यह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने पर आपको अगला वीडियो अपने आप आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और वीडियो आपके पास आ जाएगा। तो आपके कुछ प्रश्न हो, कोई शब्द आपको समझ में ना आए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख लीजिए, जिसका मैं उत्तर आपको दे दूँगी। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।